मेरे प्रिय साथियों, आपके अपने YouTube चैनल SS टीचर एकेडमी पर आपका हार्दिक स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। तो आइए देखते हैं शब्द ज्ञान। शब्द किसे कहते हैं, शब्द होता क्या है। देखिए, वर्णों के मेल से बने स्वतंत्र एवं सार्थक ध्वनि समूह को शब्द कहते हैं। ठीक है, वर्णों के मेल से बने स्वतंत्र एवं सार्थक ध्वनि समूह को शब्द कहते हैं। देखिए, भोलानाथ तिवारी के अनुसार अर्थ के स्तर पर भाषा की सबसे छोटी स्वतंत्र इकाई शब्द है। ठीक है, भोलानाथ तिवारी ने माना है कि जो सबसे छोटी इकाई है वो शब्द है, किंतु ध्वनि होता है। ध्वनि और अर्थ मिलकर शब्द को रूपाकार प्रदान करते हैं। ठीक है, शब्द को रूपाकार प्रदान करते हैं। यूँ कहा जाए कि शब्द किसे कहते हैं, तो दो या दो से अधिक वर्णों की वह सामूहिक ध्वनि जिसका कोई सार्थक अर्थ हो उसे शब्द कहते हैं। या यह कह सकते हैं कि दो या दो से अधिक सार्थक ध्वनि समूहों को शब्द कहते हैं। ठीक है, तो देखिए शब्द के भेद। शब्द कितने प्रकार के होते हैं, शब्द के भेद। शब्द मुख्यतः चार आधारों पर वर्गीकृत किए गए हैं। ठीक है, चार आधारों पर वर्गीकृत किए गए हैं, जिसे पहला जो है रचना के आधार पर, दूसरा है अर्थ के आधार पर, तीसरा उत्पत्ति के आधार पर, चौथा रूपांतर के आधार पर। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं रचना के आधार पर। ठीक है, रचना को बनावट के दृष्टि से भी कह सकते हैं या व्युत्पत्ति के दृष्टि से भी कह सकते हैं। ठीक है, तो रचना के आधार पर, रचना का दूसरा नाम जो है बनावट की दृष्टि से। ठीक है, बनावट की दृष्टि से या व्युत्पत्ति के दृष्टि से। शब्द तीन प्रकार के होते हैं, ऋण, यौगिक और योग ऋण। ठीक है, तो पहला देखिए ऋण शब्द किसे कहते हैं। वे शब्द जिनका कोई भी खंड सार्थक न हो, जो परंपरा से विशेष अर्थ प्रदान करता आता है, ऋण शब्द कहलाते हैं। जैसे पानी, हाथी। ठीक है, यूँ कहें कि मान लीजिए आपका नाम गोपाल है, तो गोपाल को अगर गो कामा पा कामा ल लिख दें तो उसका कोई भी अर्थ नहीं निकलेगा, इसलिए वह ऋण शब्द कहलाएगा। ठीक है, गोपाल कौन सा शब्द कहलाएगा, ऋण शब्द कहलाएगा। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि ऐसे शब्द जिसको खंडित करने पर कोई अर्थ न निकले वे ऋण शब्द कहलाते हैं। ठीक है, ऐसे शब्द जिसको खंडित करने पर कोई अर्थ ना निकले उसे ऋण शब्द कहते हैं। जैसे पानी ही है, पानी को अगर हम देखते हैं तो पा कामा नी, तो अब पा का क्या अर्थ, नी का क्या अर्थ, कोई अर्थ नहीं है, तो इसलिए पानी जो है ऋण शब्द है, हाथी ऋण शब्द है, आपका नाम ऋण शब्द है, अगर गोपाल है, राम है, तो यह ऋण शब्द कहलाएगा। ठीक है, यौगिक शब्द देखिए, दूसरा जो है रचना के दृष्टि से या बनावट के दृष्टि से, यौगिक शब्द वे शब्द जिनका दो सार्थक खंडों से निर्माण हुआ है, यौगिक शब्द कहलाते हैं। वे शब्द जिनका दो सार्थक खंडों से निर्माण हुआ हो, यौगिक शब्द कहलाते हैं। ठीक है, या यह आप कह सकते हैं कि जो शब्द दो या दो से अधिक शब्दों के मिलने से बनते हैं तथा खंडित करने पर भी अर्थ निकलता है, वे यौगिक शब्द कहलाते हैं। ठीक है, जैसे आपका देख लीजिए विद्यालय, इसको खंडित करने पर विद्याधन आलय, विद्या मतलब ज्ञान, आलय मतलब घर, ज्ञान का घर। रामायण, रामधन आयन, रामधन आयन। घुड़सवार, भूतपूर्व, आत्मज इत्यादि शब्द जो है, ठीक है, तो यह यौगिक शब्द है। जिसको खंडित करने पर भी उसका कोई न कोई अर्थ निकले है, वह यौगिक शब्द कहलाते हैं। अब तीसरा जो है रचना के दृष्टि से योग ऋण शब्द देख लेते हैं। योग ऋण शब्द देखिए, योग ऋण शब्द वैसे शब्द जो यौगिक होते हैं किंतु अपने सामान्य अर्थ का त्याग कर विशेष अर्थ ग्रहण करते हैं, योग ऋण कहलाते हैं। ठीक है, अब यूँ कहा जाए कि यह शब्द यौगिक शब्दों की तरह ही होते हैं किंतु उसका कोई विशेष अर्थ होता है, उसे योग ऋण शब्द कहा जाता है। देखिए, जैसे लंबोदर, दिनकर,
लेकिन लंबोदर का क्या अर्थ है? लंबा है उधर जिसका, क्यों, कौन? गणेश। बस एक विशेष अर्थ में प्रयोग होता है, गणेश के अर्थ में प्रयोग होता है, दिनकर सूर्य के अर्थ में प्रयोग होता है, इसलिए यहाँ पर योग रूढ़ शब्द है साथियों। ठीक है, यदि आप बीएड का किसी अन्य हिंदी सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हैं जिससे हिंदी पूछा जाता है तो उसके लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है, तो आप लोग अंत तक अवश्य देखें। देखिए आगे, अर्थ के आधार पर। ठीक है, अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर यहाँ पर मुख्यतः दो भागों में विभाजित किया गया है। देखिए, अर्थ के आधार पर शब्द को दो भागों में विभाजित किया गया है। ठीक है, और कहीं कहीं किताबों में दिया रहता है कि अर्थ के दृष्टि से मुख्यतः 5 प्रकार के बांटा गया है। जैसे यहाँ पर सार्थक शब्द है और निरर्थक शब्द है। ठीक है, अर्थ के आधार पर कहीं कहीं पर यह मिलता है कि एकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द, पर्यायवाची, विलोम शब्द, समरूपी भिन्नार्थक शब्द, इसको भी इसी के अंतर्गत जोड़ दिया जाता है। लेकिन हम लोग यहाँ अर्थ के आधार पर देखेंगे 2 ही प्रकार के होते हैं, सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। इस प्रकार के शब्द जिसका सही अर्थ सभी लोग समझ लेते हैं सार्थक शब्द कहलाते हैं। ऐसा शब्द जिसका अर्थ सभी लोग आसानी से सरल माध्यम से समझ लेते हैं उसे सार्थक शब्द कहते हैं। जैसे पुस्तक है, मेज है, ऐसे भी अन्य जितने भी शब्द हो सकते हैं वो सभी जिसको भी आप समझ लेते हैं। निरर्थक शब्द इस प्रकार के शब्द जिसका अर्थ समझ में नहीं आए निरर्थक शब्द कहलाते हैं। ठीक है, कुछ ऐसे भी शब्द होते हैं जिसका अर्थ आसानी से हमें समझ में नहीं आता है और निरर्थक शब्द कहलाते हैं। ठीक है, निरर्थक शब्द किसी अर्थ का बोध कराने में सक्षम नहीं होते, वह किसी भी अर्थ का बोध नहीं कराते हैं। जैसे देखिए तग, वल, फग इत्यादि। किंतु कभी कभी निरर्थक शब्द भी प्रयोग में आकर सार्थक हो जाते हैं। जैसे आप कहते हैं स्टेशन, स्टेशन स्टेशन, खाना वाना, तो ये वाना क्या है? वही निरर्थक शब्द है। ठीक है, खाना तो सार्थक शब्द है लेकिन वाना क्या है? निरर्थक शब्द है। अगला ये देखते हैं उत्पत्ति के आधार पर। ठीक है, उत्पत्ति के आधार पर, तो उत्पत्ति के आधार पर आपका देखिए लिखा है उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद 5 हैं। ठीक है, उत्पत्ति के आधार पर, लेकिन कहीं कहीं पर यह 5वां नहीं दिया रहता है, बस तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज ही होता है। किंतु आप यहाँ पर संकर शब्द भी देख लेंगे। उत्पत्ति के आधार पर शब्द 5 प्रकार के होते हैं। यदि ऑप्शन में 4 दिया है तो 4 ही सही होगा कि उत्पत्ति के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं। अगर 5 भी दिया है तो आप 5 ही लगाएंगे। देखिए तत्सम, तत्सम वे शब्द हैं जो संस्कृत शब्द हैं जिनका अर्थ हिंदी में प्रयोग उसी रूप में होता है जैसे पुस्तक, अग्नि, वर्षा, कृषक, क्षेत्र इत्यादि। जिसका हिंदी में जैसा संस्कृत में यूँ कहा जाए कि संस्कृत के शब्द ही बिना परिवर्तन के हिंदी में अपना लिए गए, उसे ही हम तत्सम शब्द कहते हैं। ठीक है, तो यह पुस्तक, अग्नि, वर्षा, कृषक, क्षेत्र आदि जो शब्द हैं यह क्या है? तत्सम शब्द हैं। अब तद्भव, देखिए तद्भव शब्द वैसे शब्द हैं जो संस्कृत के शब्दों का उच्चारण सहज बनाकर हिंदी में प्रयुक्त किए जाते हैं। देखिए हिंदी में प्रयोग किया जाते हैं, यूँ कहा जाए कि संस्कृत के शब्द ही हैं किंतु उसमें कुछ विकार हो गया, कुछ उसमें परिवर्तन करके अपने सुविधा अनुसार उस शब्द को बनाया गया, उसे तद्भव कहते हैं। जैसे आग, अभी ऊपर आपने देखा अग्नि कहा जा रहा था, तो यहाँ पर आग है। उसके बाद भाई, संस्कृत में क्या भ्राता है, पितृ पिता है, तो यह शब्द क्या हो गए? तद्भव हो गए। ठीक है साथियों, दोस्तों देखिए कुछ तत्सम तद्भव शब्द दिए हैं। जैसे अग्नि तत्सम शब्द है, आग तद्भव है, अष्ट मतलब 8 और 8 ही उसका क्या है? तद्भव है। कुंभ मतलब कुआं होता है, तो कूप तत्सम है, कुआं तद्भव है। कण तत्सम है, कान तद्भव है। कोकिल, देखिए कोकिल, यहाँ पर बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। कोकिल, कोकिल मतलब कोयल, कोकिल तत्सम शब्द है और कोयल तद्भव शब्द है। गो, गो क्या है? तत्सम शब्द है और गाय तद्भव है। आप लोग अंत तक वीडियो को देखें, जो बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है, जो आपको बीएड के लिए और भी जो वन डे एग्ज़ाम है उसके लिए, हिंदी के लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन चल रहा है, तो आप इसे अंत तक देख सकते हैं। देखिए कृषि, कृषि क्या है? तत्सम शब्द है, वहीं
खेती, यह तद्भव है। दुग्ध, दुग्ध क्या है? तत्सम है, वही दूध तद्भव है। इसी प्रकार से तृण, तृण मतलब घास, तृण क्या है? यह तत्सम है, लेकिन उसी का जब तिनका हो गया तो वह तद्भव हो गया। दंत, दंत मीन्स दांत, वही दांत जब हो गया तो तद्भव हो गया। मयूर, मयूर क्या है? तत्सम है, वही मोर हो गया तो तद्भव हो गया। जिह्वा, जिह्वा जो है वह क्या है? तत्सम है, लेकिन जीव जब हो गया तो वह तद्भव हो गया। देखिए सर्प, सर्प तत्सम है, साप तद्भव है। लज्जा तत्सम, लाज तद्भव। रात्रि तत्सम, रात तद्भव। नौ, नौ क्या है? नौ मतलब तत्सम, नया, और नया तद्भव। ठीक है, अब देशज देख लेते हैं। देशज उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के दृष्टि से जो है उसमें देशज तीसरा है। देशज शब्द स्थानीय बोलियों से हिंदी में प्रवेश पाने वाले शब्द हैं। ठीक है, ऐसी बोलियां हैं जो जिसकी उत्पत्ति का कोई स्थान नहीं है, फिर भी हिंदी में अपना लिया गया। ये शब्द परंपरागत चेतना से प्राप्त हुए हैं, जिनकी सार्थक ढूंढना कठिन है। वैसे कतिपय देशज शब्दों का स्रोत अब संस्कृत को ही माना जा रहा है। गद्दा, यह शब्द संस्कृत के गर्त से निष्पर्ण बताया जाता है। ठीक है, देशज शब्दों के उदाहरण पेट, गोड़, लोटा, डिबिया, पगड़ी इत्यादि, यह क्या है? देशज शब्द है। अब विदेशज शब्द किसे कहते हैं? वे शब्द जो विदेशी भाषाओं से हिंदी में आए, वे शब्द जो विदेशी भाषाओं से हिंदी में आए उसे हम विदेशज शब्द कहते हैं। जैसे फारसी, पुर्तगाली, अरबी, चीनी इत्यादि शब्द विदेशी भाषा के उच्चारण परिवर्तन द्वारा हिंदी में प्रयुक्त हुए वैसे शब्द को। जब देखिए फारसी शब्द आवाज़ बहुत धड़ल्ले से प्रयोग करते हैं, आईना रोज देखते हैं, कबूतर, चेहरा, जोश, सरकार, मुर्दा, मुफ्त, सौदागर इत्यादि, तो ये क्या है? सब फारसी शब्द हैं। आज आपको मुफ्त में अनाज दिया जा रहा है मोदी सरकार के द्वारा, तो ये क्या है? ये फारसी शब्द है। अरबी का शब्द है आदमी, इनाम, किताब, कर्ज, मजबूर, कीमत, फैसला, कुर्सी, किस्मत इत्यादि, ये क्या है? ये सब अरबी भाषा के शब्द हैं। अब अंग्रेजी भाषा के शब्द देख लीजिए। कॉलेज, स्टेशन, साइकिल, रेडियो, डॉक्टर, प्रोफेसर, पोस्ट कार्ड, मशीन, ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जो अंग्रेजी भाषा के हैं लेकिन हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं। बहुत ही धड़ल्ले के साथ लोग प्रयोग करते हैं। रोज छात्र साइकिल चलाते हैं लेकिन उन्हें पता नहीं है कि साइकिल किस भाषा का शब्द है। देखिए अब संकर शब्द जो पांचवा है, संकर शब्द है। संकर वैसे शब्द हैं जो विदेशी भाषा के शब्द तथा हिंदी शब्दों को मिलाकर बने हैं। देखिए संकर शब्द किसे कहते हैं? वे शब्द जिन्हें विदेशी भाषा और हिंदी भाषा को मिलाकर बनाया जाता है, ऐसे शब्दों को संकर शब्द कहते हैं। ऐसे शब्द हिंदी की बोलचाल तथा साहित्यिक प्रक्रिया में धड़ल्ले से प्रयुक्त होते हैं। जैसे रेलगाड़ी, देखिए रेल और गाड़ी, रेल गाड़ी। टिकट घर, टिकट अलग है, घर अलग है। परीक्षा बोर्ड, परीक्षा हिंदी, बोर्ड अंग्रेजी। काला बाजार, देखिए यहाँ पर ऑपरेशन कक्ष, परीक्षा हॉल, लाठीचार्ज इत्यादि, ये सब क्या है? सब संकर शब्द हैं जो अंग्रेजी के, फारसी के, उर्दू के, जापानीज, ये आदि शब्दों को मिलाकर हिंदी के साथ बनाए गए हैं। अगला देख लेते हैं रूपांतर के आधार पर। ठीक है, रूपांतर के आधार पर, इसे प्रयोग के आधार पर भी कहते हैं या विकार के आधार पर भी कह सकते हैं। ठीक है, रूपांतर के आधार पर या विकार के आधार पर या प्रयोग के दृष्टि से। शब्द दो प्रकार के होते हैं, पहला विकारी शब्द, दूसरा अविकारी शब्द। ठीक है साथियों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इससे संबंधित प्रश्नोत्तर आपको अगले वीडियो में दिया जाएगा। आप वहां से देखकर आप अपनी तैयारी को परख सकते हैं, जांच सकते हैं। देखिए विकारी शब्द, विकारी शब्द वे शब्द जो लिंग, पुरुष, वचन आदि के आधार पर रूप परिवर्तित कर लेते हैं उसे विकारी शब्द कहते हैं। ठीक है, जैसे लड़का, अच्छा, वह। ठीक है, अर्थात यूँ कहा जाए कि जो संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, क्रिया है, ये सब क्या है? विकारी शब्द हैं।
ठीक है, ये सब क्या है, विकारी शब्द हैं। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, ये सब विकारी शब्द हैं। लेकिन वहीं अविकारी शब्द किसे कहते हैं? तो वे शब्द किसी कभी भी अपना रूप नहीं बदलते, ऐसे शब्दों को अव्यय भी कहते हैं या अविकारी शब्द कहते हैं। जैसे आज है, यहाँ है, वहाँ है, बुढ़ापा है, हरियाली है, हिरन है, पास है, और है, पर है, मगर है। जैसे शाबाश, अब लड़की है तो भी शाबाश बेटा, लड़का है तो भी शाबाश बेटा। हाय, तो ये क्या है? यह सब अविकारी शब्द हैं। ठीक है, अब देख लेते हैं शब्दों में अर्थ का बोध कराने वाली शक्तियाँ। देखिए, अर्थ का बोध कराने वाली शक्तियाँ 3 हैं: अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। अभिधा, लक्षणा और व्यंजना, यह 3 शक्तियाँ हैं। देखिए, अभिधा शब्द के सामान्य अर्थ को बताने वाली शक्ति को अभिधा कहते हैं, जो सामान्य अर्थ को बताता है, सामान्य अर्थ प्रकट करता है। जैसे कपि, कपि मीन्स क्या होता है? बंदर। कपि का जो मतलब होता है वो क्या है? बंदर होता है। सर्प का सांप। तो यहाँ पर आपको सीधे उसका अर्थ समझ में आ जाता है, वहाँ पर आपका अभिधा शक्ति होता है। उसके बाद देख लीजिए लक्षणा। लक्षणा जो शक्ति शब्दों के सामान्य अर्थ को छोड़कर उसे संबंध किसी अन्य अर्थ का बोध कराए, उसे लक्षणा कहते हैं। ठीक है, उसे क्या कहते हैं? लक्षणा कहते हैं। जैसे सागर पर नगर, सागर पर नगर। और तीसरा जो है व्यंजना। व्यंजना जो शक्ति शब्द के सामान्य और संबंधित अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ का बोध कराए। देखिए, जो सामान्य को भी छोड़ दे और संबंधित अर्थ को भी छोड़ दे, उसे हम व्यंजना कहते हैं। किसी अन्य अर्थ का बोध कराए उसे व्यंजना या व्यंग्यार्थ शब्द कहते हैं। ठीक है साथियों, यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और इससे संबंधित प्रश्नोत्तर देखने के लिए अगले वीडियो को आप क्लिक करके देख सकते हैं। धन्यवाद।